सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग आपके डीपीएसपी का पार्ट 2 यानी क्लास सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमने पहले क्लास में क्या पढ़ लिया था, आपके डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। हमने कहा था कि आपके डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। हमारे संविधान में तो इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमने देखा था कि पहला क्या था, हमारा समाजवादी सिद्धांत था। दूसरा क्या था, गांधीवादी सिद्धांत था। और तीसरा हमारा क्या था, उदार बौद्धिक सिद्धांत। यानी कैसे हमने इसको कैटेगराइज किया है, तो जो हमारे 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। इसमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, समाजवादी सिद्धांत को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमने उसे क्या कहा, समाजवादी सिद्धांत कहा। और इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें क्या होता है कि हमें गांधी जी की विचारधारा देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है। और फिर इसी में से हमारे कुछ 44, 45 और ये हमारा 48, 48 भी, 49, 50, 51, ये ऐसे आर्टिकल्स है जो कि क्या होता है ना कि इसमें इंटेलेक्चुअल लोगों का, यानी थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का ना ऐसा विचार इसमें झलकता है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये हमें वर्गीकरण करके आपको पढ़ना था। और हमने आपके पहले क्लास में हमने क्या करा दिया था, आपको समाजवादी सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से, और हम सभी ने आपका मतलब हम सभी ने मिलके आपके इस आर्टिकल्स को कंप्लीट किया था। आर्टिकल 13, 38, 39, 39 ए, 41, आपके 42, 43, 43 ए, 47। ठीक है। इतने सारे आर्टिकल्स को हमने समाजवादी सिद्धांत में कंप्लीट किया था। हमारा दूसरा क्या था, गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसे आज हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अपने गांधीवादी सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं, और इसमें जितने भी आपके आर्टिकल्स है उससे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है। अब इसमें हमें आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ना है उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, यानी देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स को हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए, हम लोग सबसे पहले तो आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, यानी 40, जो कि हमारे पंचायत की बात करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका 43। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि इसमें से हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि सभी में कॉमन है, यानी 43 हमने इसमें भी पढ़ा है और हमने समाजवादी सिद्धांत में भी पढ़ रखा है। ठीक है। तो आपका 40 हो गया, यानी 40, 43। फिर आपको पढ़ना है 43 बी, 43 बी। फिर हमें कौन पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है 46, देन हमारा 47 एंड हमारा 48। इतने सारे आर्टिकल्स को हमें क्या करना है, तो अपने गांधीवादी सिद्धांत में पढ़ना है। तो इन सारे आर्टिकल्स को क्या करते हैं, डिटेल में और एक एक करके क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, इसमें क्या बोला गया है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे गांधी जी थे वह शुरुआत से ही क्या थे, पंचायतों के फेवर में थे। यानी उनका कहना था ना कि हमें पंचायत का गठन करना चाहिए और हमें कुछ शक्ति ना गांवों को देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि गांवों का क्या होगा, विकास होगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है। यानी जो हमारा पावर है सेंटर के पास ना होके क्या होगा, कई सारे लेवल पे डिवाइड हो जाएगा, सेंटर, स्टेट, फिर हमारे लोकल पे। तो वही हमारे गांधी जी का कहना था कि जो हमारा असली भारत है वह गांव में बसता है और गांवों का विकास करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पंचायतों का गठन करना चाहिए और कुछ शक्ति क्या करना चाहिए, गांव के लोगों को देना चाहिए, ताकि वह क्या कर सके, अपने गांव का लोकल लेवल पर विकास कर सके। ठीक है। तो ऐसा विचारधारा किसका था, तो गांधी जी का था। तो आपके आर्टिकल 40 में यही बात बोला गया, तो इसलिए इससे हमने क्या कहा, गांधीवादी विचारधारा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, गठन करके, गठन तथा उन्हें, ये कैसे हो गया, रुक जाओ, तथा उन्हें वास्तविक शक्ति प्रदान करना,
प्रदान करना, ताकि हमारे क्या हो सके, गांवों का क्या हो सके, विकास हो सके, ताकि गांवों का विकास हो सके, विकास हो सके, तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण हो सके, ठीक है। यानी हमारे आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है कि हमें पंचायतों का गठन करना है और उन्हें कुछ वास्तविक शक्तियां यानी रियल पावर्स को प्रोवाइड करना है, जिससे क्या हो सके कि जो हमारे विलेज है उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो वही बात आपके आर्टिकल 40 में बताया गया है, जो कि ऐसा विचारधारा में किसके कहाँ देखने को मिल रहा था, तो गांधी जी के पास देखने को मिल रहा था। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, गांधीवादी विचारधारा कहा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 43 पे। देखिए 43 क्या कहता है, आर्टिकल आर्टिकल 43 हमने समाजवादी सिद्धांत में क्या पढ़ा था कि मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, तो वही आर्टिकल आपका 43 समाजवादी सिद्धांत में भी कॉमन है, मतलब उसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर हमारे गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर निर्वाह योग्य मजदूरी देना है, तो जो हमारे गांव है, गांव में लोग क्या कर सकते हैं, अपने घरों में क्या कर सकते हैं, कुटीर उद्योगों का विकास कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, उनका जीविकोपार्जन मतलब अच्छे से चल सके, ताकि वह निर्वाह योग्य क्या कर सके, अपना मजदूरी कमा सके। तो उसीलिए आपके आर्टिकल 43 में बताया गया है, पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि हमें कुटीर उद्योगों का क्या करना है, विकास करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कि थोड़े से मतलब मेन सोसाइटी से, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उससे बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, ठीक है। तो वो कुटीर उद्योगों से क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो वही बताया गया है आपके आर्टिकल 43 में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग आपको पता होगा कि हमारे गांधी जी हमेशा से कुटीर उद्योगों के क्या थे, फेवर में थे। जब भी कोई आंदोलन करना रहता था तो वह कहते थे कि ब्रिटिशर्स का जो कपड़ा है उसे त्यागो, बाइकआउट करो, और हम लोग क्या करेंगे, खुद अपना क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। तो वो कुटीर उद्योगों के क्या थे, फेवर बहुत पहले से ही करते आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है, गांधीवादी सिद्धांत बोला है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सामूहिक के आधार पर, ठीक है, आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास। यानी देखिए आपसे क्या बोला गया है आर्टिकल 43 में कि हमें क्या करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी कुटीर उद्योग है इनका क्या करना है, या तो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, या आप क्या कर सकते हैं, सामूहिक यानी कलेक्टिव रूप से क्या कर सकते हैं, आप इनका क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। कहाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि लोगों का कुछ अपना बिजनेस हो जाए, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 43 है। अब हमारे आर्टिकल 43 बी में क्या बोला गया है, उससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है। देखिए आर्टिकल 43 बी, इसमें बोला गया है सहकारी समितियों की स्वेच्छा से गठन करना है और उनका क्या करना है, स्वायत्ता से काम काज करना है। यानी जो हमारी सहकारी समितियां होती है उनका आप गठन कर सकते हैं और उससे आप सुचारू ढंग से क्या कर सकते हैं, चलाने की आपके पास स्वायत्ता है, यानी ऑटोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सहकारी समितियों का स्वेच्छा से गठन तथा कामकाज की स्वायत्ता। यानी आप लोग क्या कर सकते हैं कि सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं और उसके कामकाज करने की क्या है, आपके पास ऑटोनॉमी है, यानी स्वायत्ता है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 43 बी में ये बात बोला गया है। अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल
अगले पे आर्टिकल हमारा अब अगला कौन सा आता है हमारा 40 हो गया, 43 हो गया, 43B हो गया, अब आता है हमारा 46। ठीक है, तो अब हमें अपने आर्टिकल 46 को देखना है। आर्टिकल 46, तो आर्टिकल आपको 46 में क्या बोला गया है, हमारे गांधी जी ने कहा है कि जो हमारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति है यानी शेड्यूल कास्ट एवं जो हमारी ट्राइब्स है और जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं यानी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको क्या करना है, शोषण और हमें अन्याय से क्या करना है, बचाना है, यानी उनका संरक्षण करना है। तो आर्टिकल आपके 46 में यही बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को यानी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं हमारे सोसाइटी में उनको तथा समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को शोषण एवं अन्याय से क्या करना है, संरक्षण देना है यानी बचाना है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को शोषण तथा अन्याय से क्या करना है, संरक्षण देना है। तो ऐसी विचारधारा हमें गांधी जी मतलब गांधी जी में दिखती थी कि गांधी जी हमेशा ना वो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे और जो अछूत जिनको बोला जाता था उस समय पे, तो उन्होंने उनको हरिजन बोला। हरि मतलब देवता और जन मतलब लोग, मतलब ये देवता के अवतार है, तो इसलिए उन्होंने जो हमारे दलित वर्ग के लोग थे उनको हरिजन कह के संबोधित किया था। तो हमेशा से समाज के हमारे सेवक रहे, तो उन्होंने आपके मतलब उनकी ऐसी विचारधारा थी कि जो हमारे अनुसूचित जाति यानी जो हमारे शेड्यूल कास्ट है और जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स है तथा समाज के जो हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको क्या करना है, शोषण एवं अन्याय से क्या करना है, संरक्षण देना है यानी बचाना है उसको। तो आर्टिकल 46 में आपका ये बात बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 47 पे। आर्टिकल 47 क्या कहता है, ठीक है, ये जो आपका आर्टिकल 47 था ये आपको समाजवादी सिद्धांत में भी देखने को मिला था और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 47 कहता क्या है, चलो इससे अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 47 देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है कि हमारे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें क्या करना है कि जो नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, इन सभी के मतलब उपभोगों पे क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि स्वास्थ्य के लिए मतलब जो हमारे नुकसानदायक नशीली दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाना है, वह आपके आर्टिकल 47 में कहा गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसान जो हमारी हार्मफुल है, जो क्या, तो ड्रग्स हो गया, आपके अल्कोहल हो गए, उन पे क्या करना है, हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना है यानी प्रतिबंध लगाना है। वही आपकी बात आर्टिकल 47 में बोला गया। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं मदिरा एवं ड्रग ठीक है, एवं ड्रग के औषधीय प्रयोजनों के उपभोगों पर प्रतिबंध, उपभोगों पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी आर्टिकल आपको 47 में क्या बोला गया है कि राज्य को क्या करना है, यानी जो डीपीएसपी है वह क्या है, आपके राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य इसे लागू करे या नहीं करे। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो कोई राज्य क्या करती है अपने स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए, वह जो हमारी हार्मफुल्स होती है नशीली दवाइयाँ,
ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, उन पर क्या करेगी, तो उनके उपभोगों पर क्या करेगी, प्रतिबंध लगाएगी। जिसमें से आपका एक एग्जाम्पल क्या हो जाता है, बिहार। बिहार में क्या है, आपके अल्कोहल पर प्रतिबंध, यानी हमारे सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जिम्मेवारी है वह किसका है, राज्य का है, वह न्यायालय का नहीं है। तो हर राज्य ऐसा कर सकता है, अपने यहाँ पे क्या कर सकता है, नशीली दवाओं पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। क्यों, क्योंकि यह हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो वही आपके आर्टिकल 47 में बोला गया है। अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल 48 में, कि आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 48, आप सबको पता होगा कि जो हमारे गांधी जी थे वह कैसे मार्ग का अनुसरण करते थे, तो अहिंसक एवं सत्याग्रह। अहिंसक का मतलब क्या हो गया, मार झगड़ा कुछ नहीं। तो आर्टिकल आपको 48 में बोला गया है कि गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक तथा इनकी नस्लों में हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो ये क्या हो गया, एक अहिंसा। ये समझ में तो आ रहा है ना, तो वह आपका गांधीवादी विचारधारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक तथा उनकी नस्लों में सुधार करना है। ठीक है, आर्टिकल 48 में यह बोला गया, तथा उनकी नस्लों में सुधार करना है। तो आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि जो हमारी गाय है, गौ माता, गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर क्या करना है, रोक लगाना है, तथा जो हमारी जो उनकी नस्लें हैं, उनकी नस्लों में क्या करना है, हमें सुधार करना है। आपके आर्टिकल 48 में ये बोला गया है। तो जो आपके गांधीवादी सिद्धांत थे, यानी जो भी हमारा गांधीयन प्रिंसिपल था, उससे हमने क्या किया, कंप्लीट। देखिए 40, 43, 43B, 46, 47, 48। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपसे क्या बोला गया है। देखिए तो आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है, पंचायतों का गठन तथा उन्हें वास्तविक शक्ति प्रदान करना ताकि गांवों का विकास हो सके तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, फिर हमारा आर्टिकल 43 क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप सामूहिक के आधार पर क्या करना है, कुटीर उद्योगों का विकास करना है, विकास करना है। आर्टिकल 43B क्या कहता है, सरकार सहकारी समितियों की स्वेच्छा से गठन तथा उसके कामकाज को स्वायत्त से करना। आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब एवं जो हमारे समाज के बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको क्या करना है, हमें शोषण एवं अन्याय से क्या करना है, बचाना है, उन्हें संरक्षण देना है। वह आपके आर्टिकल 46 में बोला गया। अब हमारा दो बच गया, 47, 48। 47 में क्या बोला गया है, आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग एवं औषधियों के प्रयोजनों के उपभोगों पर प्रतिबंध। ये आपके आर्टिकल 47 में बोला गया है। 48 में क्या बोला गया है, गाय, बछड़ा। आप सबको पता है कि हमारे गांधी जी अहिंसक थे, मतलब अहिंसा को मानते थे। तो उन्होंने क्या कहा है, गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर आपको रोक लगाना है तथा उनकी नस्लों में क्या करना है, सुधार करना है। अब ये हमारा गांधीवादी सिद्धांत होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने उदार बौद्धिक सिद्धांत पे। उदार बौद्धिक सिद्धांत, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे, उदार बौद्धिक उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें हमें कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना है, एक बार उनका पहले नाम लिख लो। ठीक है, कौन कौन से हम लोग आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। आपका आ जाएगा 44, आ जाएगा आपका 45, 40 आपका 8 आ जाएगा, 48B आ जाएगा, और आपका 49 आ जाएगा, और हमारा 50 आ जाएगा, देन हमारा 51। ओके, तो हमें इतने सारे आर्टिकल्स को क्या करना है, इसमें कंप्लीट करना है उदारवादी सिद्धांत में। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 44 को पढ़ते हैं। आपने सभी ने यूसीसी यानी यूसीसी का नाम तो सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान
एक समान संहिता कानून, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपके आर्टिकल 44 उसी से संबंधित है, यानी जो हमारी राज्य है उस राज्य में सभी के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला हमारा पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। सभी राज्यों में नहीं हुआ है, उत्तराखंड में हालांकि बात चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। तो आपका सबसे पहला राज्य कौन हो गया है, तो आपका गोवा हो गया। यानी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि हमारे राज्य में जो भी कानून है हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि मुस्लिम में हम लोग देखते हैं कि विवाह और तलाक का नियम जो अलग अलग बनाया गया है, लेकिन नहीं, जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा मुस्लिम हिंदू सभी के लिए क्या होगा, एक समान कानून होगा। तो वही आपका आर्टिकल 44 बोलता है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आर्टिकल 44, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्या कहता है हमारा कि भारत के समस्त क्षेत्र में सभी नागरिकों को एक समान सिविल संहिता। तो यहाँ पे लिख लीजिए भारत के समस्त क्षेत्र के नागरिकों को एक समान सिविल संहिता। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी हमारे राज्य में इस राज्य को मतलब जो भी मतलब यूसीसी को जो भी राज्य लागू करेगा वहां पे क्या होगा, सभी जाति सभी धर्म के लिए क्या होंगे, जो कानून होंगे वह क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपके गोवा के बाद आपका उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो गया, लेकिन पूछेगा कि सबसे पहला राज्य कौन है जिसने अपने यहाँ पे यूसीसी को लागू किया था, तो वह कौन हो जाता है, आपका गोवा हो जाता है। उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। तो आपका आर्टिकल 44 ये कहता है कि भारत के समस्त क्षेत्र के नागरिकों को एक समान सिविल संहिता, यानी सभी के लिए क्या होगा, समान कानून होगा। आपका आर्टिकल 44 ये कहता है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 45 पे। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, तो देखिए आपका आर्टिकल 45 क्या कहता है कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है, शिक्षा का अधिकार, यानी फ्री में उसको एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि जो 6 से 14 वर्ष का जो उम्र होता है वो बच्चों का पढ़ने का होता है, न कि कोई और कार्य करने का, ठीक है। तो वही आपके आर्टिकल 45 में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन। देखिए तो अब हमने आपको बताया था कि जो हमारा डीपीएसपी है यह क्या है, गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या हो गया कि आप ना इस आर्टिकल 45 को मनवाने के लिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन सभी राज्य में अनिवार्य है, इससे आप मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा न तो लागू किया जाएगा, न इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिएबल है। तो होता क्या था पहले कि कोई कोई राज्य ना इस आर्टिकल 45 को लागू करता था, कोई नहीं करता था। तो इसलिए हमने क्या किया है, आपके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमने क्या कर दिया है, इसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया है। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21A। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, ठीक है, शामिल कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, कर दिया गया। और वो भी कौन से आर्टिकल में, तो आपका आर्टिकल हो जाता है 21A। आर्टिकल 21A
जब इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो अब सभी राज्य का यह कर्तव्य बनता है, यानी कि वह क्या करेगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगी, फ्री एजुकेशन देगी अपने राज्य में, क्योंकि क्या हो गया, अब ये फंडामेंटल राइट हो गया। अब इस पे आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि हाँ हम देंगे नहीं भी देंगे, ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है अगर आप इसे लागू नहीं करते हैं तो आप उसको मनवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 45 हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल 48 पे। 48 में क्या बोला गया, ठीक है, देखिए तो हमने इसमें क्या बोला है, 48 आपका कॉमन हो जाता है आपके गांधीवादी सिद्धांत में भी देखने को मिलेगा और इसमें भी। तो आपके 48 में क्या बोला गया है, गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू, यानी जो हमारे पशु है उनके लिए बोला गया है। तो अब उदार बौद्धिक सिद्धांत में हम लोग क्या देखते हैं कि आपके आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि जो हमारा पशुपालन है और जो कृषि है उसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ये हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने कहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 इसमें बोला गया है कि जो हमारी गाय है और सॉरी जो हमारा पशुपालन है और जो हमारा कृषि है उसे क्या करना है, हमें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पशुपालन, पशुपालन तथा कृषि को आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से करना, तरीके से करना, ये हो गया आपका कृषि और पशुपालन, ठीक है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि आज के जमाने में जहां हमारा एग्रीकल्चर है, आपके एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जिस देश ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो वही आपके आर्टिकल 48 में कहा गया है कि हमें पशुपालन और जो हमारा कृषि है उसे हमें क्या करना है, आधुनिक यानी मॉडर्न वे में, एंड हमें क्या करना है, अपने टेक्नोलॉजी का यूज करना है, टेक्नोलॉजी, और हमें मॉडर्न वे में क्या करना है, अपने कृषि और पशुपालन को करना है, वह आपके आर्टिकल 48 में बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 48 ए पर। आर्टिकल 48 ए इसमें बोला गया है कि पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है तथा उसका संवर्धन करना है एवं एवं क्या करना है, वन्य जीव एवं पक्षियों का क्या करना है, संरक्षण करना है। जैसे हम लोग बहुत से राज्य में देखते हैं कि हमारा नेशनल पार्क बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपके आर्टिकल 48 में लिखा गया है कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, संरक्षण करना है, और जो हमारे वन्य जीव एवं पक्षी है उनको भी क्या करना है, बचा कर रखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल आपके 48 में यही बोला गया है, लिख लीजिए पर्यावरण का संरक्षण एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि आपके नेशनल पार्क को बनाया जाता है, यानी नेशनल पार्क आपका हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या है, तो हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए तथा हमारे वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण करने का एक हमारा क्या है, तरीका है। तो वही आपके आर्टिकल 48 ए में यही बात बोला गया है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 49 पे। तो आपके आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 49 में बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए स्मारक एवं स्थलों का हमें क्या करना है, संरक्षण देना है। जैसे हमारे साउथ में बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी मंदिर है, आपका जैसे नॉर्थ में ताजमहल को उठा लीजिए, तो इनका हमें क्या करना है, इनको अच्छे से हमें अपने धरोहर को, संस्कृति को बचा कर रखना है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 49 में यही बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के
घोषित किए गए स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है? संरक्षण। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, समझा तो दिए एक बार कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हमारे स्थल है और आपका स्मारक है, उनका हमें क्या करना है? संरक्षण करना है, यानी उसके संस्कृति सभ्यता को बचा कर रखना है, ताकि जो हमारे आगे जो फ्यूचर में जो लोग आएंगे वो भी उनको मतलब देख सकते हैं और उनकी संस्कृति को सभ्यता को जान सके। तो वही आपके आर्टिकल 49 में बोला गया है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 क्या करता है? आपके पावर का सेपरेशन करता है, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से क्या करता है? अलग करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। ठीक है, यानी कार्यपालिका जो क्या करती है? हमारे किसी भी कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है? उसकी जांच करती है कि यह संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया, ताकि दोनों मिलके आपस में कुछ गलत ना कर दे। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, आर्टिकल 50 में बताया गया। ठीक है, अब आते हम लोग अपने आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है? आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दे, मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा है उसे हमें क्या करना है? बढ़ावा देना है। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हो गए आपके डीपीएसपी के जितने भी हमारे आर्टिकल्स थे, यानी आपके 3 भागों में हमने बांटा था इसको, इसका वर्गीकरण किया था 3 भागों में। क्या क्या था? तो आपका समाजवादी सिद्धांत था, गांधीवादी सिद्धांत था, उदार बौद्धिक सिद्धांत था। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? आपके समाजवादी सिद्धांत को पढ़ा था, दूसरे दिन हमने गांधी यानी आज गांधीवादी सिद्धांत और आपके उदार बौद्धिक सिद्धांत को हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है, एक तो क्या पढ़ा है? हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है। एक क्या पढ़ा है? फंडामेंटल राइट। आपसे कोई पूछेगा हमारे फंडामेंटल राइट और आपके डीपीएसपी में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा उसके डिफरेंट को क्या करना है? हमें समझ लेना है। देखिए, एक हो गया हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा दूसरा क्या हो गया? दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा है? आपके डीपीएसपी को हमने पढ़ लिया, यानी जितने भी हमारे उसमें आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट और आपके डीपीएसपी में क्या डिफरेंट है, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंट है यह है कि यह क्या है? आपका जस्टिएबल है। जस्टिएबल का मतलब क्या होता है? न्यायोचित। इसका हिंदी क्या होगा? न्यायोचित। ठीक है, लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है यह क्या है? नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या होता है उसे भी बता रहे हैं, नॉन जस्टिएबल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में बोलेंगे गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित। ठीक है, तो देखिए, आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हमें क्या करना है? डिफरेंट को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, डिफरेंट समझना। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? कि आपका जस्टिएबल होता है। जस्टिएबल का मतलब क्या होता है? कि हमारे फंडामेंटल राइट में हमने 12 से लेकर 35 तक हमने आर्टिकल्स को पढ़ना है। अगर इसमें से किसी भी आपके आर्टिकल्स का क्या होता है? हनन होता है, तो आप उसे मनवाने के लिए क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आपके फंडामेंटल राइट का संरक्षण करती है, रक्षा करती है, और उसे हनन ना हो, आपका फंडामेंटल राइट अच्छे से बना रहे, उसके लिए क्या करती है? आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आपके आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है, 5 तरह के रीट जारी करती है, जिससे क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का जो हनन हो रहा है वह बच सके। लेकिन जब हमारा डीपीएसपी का बात आता है, तो डीपीएसपी के बारे में हमने क्या कहा था कि डीपीएसपी हमारे संविधान द्वारा दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिसके बारे में कहा गया है कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब राज्य इसे क्या करेगी, नीति नियमन के माध्यम से लागू करेगी। साथ ही ये भी बोला गया था कि राज्य कानून बनाते समय डीपीएसपी में लिखे गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो सके। तो इसमें जो हमारे आर्टिकल आपको पढ़ना है, जिसे हमने पढ़ भी लिया, आपके 36 से लेके 51 तक जो भी हमने प्रोविजन को पढ़ा है वह आपका जस्टिएबल नहीं है, यानी आप इसे मनवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमें चाहिए चाहिए नहीं, क्योंकि यह क्या है, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है मतलब, तो तभी वह क्या करेगा, इसमें से किसी भी आर्टिकल्स को आपको प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट है उसको तो राज्य का कर्तव्य है कि देना ही देना है, किसी हाल में देना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तभी तो उसको एक अलग से आर्टिकल ही दे दिया गया है 32। कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंट हो जाता है आपके फंडामेंटल राइट और आपके डीपीएसपी में, कि यह जस्टिएबल है, न्यायोचित है, या नॉन जस्टिएबल है, गैर गैर न्यायोचित है। अगर आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट और आपके डीपीएसपी में बड़ा सबसे कौन है, तो जो आपका फंडामेंटल राइट है यह क्या है, हमारे डीपीएसपी से क्या है, बड़ा है। यानी आपका फंडामेंटल राइट क्या होगा, डीपीएसपी से क्या है, बड़ा है। ये भी पूछ सकता है। अगर कहीं पर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को लेकर आपका कंफ्लिक्ट होता है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा निकल के आता है वह क्या आता है, हमारा फंडामेंटल राइट। इसके आगे डीपीएसपी नहीं है। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंट हो गया आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या बातें बताया गया है, वो भी क्या है, आपका नॉन जस्टिएबल भी है, यानी गैर न्यायोचित है। उसे भी मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।